गुजरात को भैया आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं, वो काला धन अलग है, मगर आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं। जैसे जैसे एयरबस होता है, हवाई जहाज होता है, रनवे से टेक ऑफ करता है, देखा होगा आपने, देखा है ना, वैसे ही एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से टूटता हुआ चला गया। ये मोबाइल फोन का प्रोजेक्ट, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट, ये कहाँ गया? गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र पिछले कुछ समय में करंट गवर्नमेंट के ऊपर एक एलिगेशन कॉन्स्टेंटली लगता रहा है कि बाकी राज्यों के ऊपर गुजरात को प्रेफरेंस दी जाती है, और कई सोशियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डिस्पैरिटी का एक प्राइम विक्टिम महाराष्ट्र है। इसको बैक किया जाता है कुछ चीजों के दम पर। अब जैसे वेदांता फॉक्सकॉन महाराष्ट्र में 1.5 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट से सेमी कंडक्टर प्लांट सेट करने वाली थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट फाइनल स्टेज में होने के बावजूद भी गुजरात को दे दिया गया। इसके ठीक 1.5 महीने बाद इंडियन एयरफोर्स की एजिंग एवरो फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए 56 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने जाने थे। इस प्रोजेक्ट का नाम टाटा एयरबस प्रोजेक्ट था, लेकिन यह प्रोजेक्ट भी गुजरात चला गया। इसी तरह महाराष्ट्र से डाइवर्जन के बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे इशू को अपने तरह से मिल्क करने की कोशिश करती हैं, पर इन सारे पॉलिटिक्स साइड में रखे तो कुछ बड़े सवाल बनते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र से इंडस्ट्रीज गुजरात शिफ्ट क्यों हो रही हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है, या गुजरात सच में कुछ बेहतर ऑफर कर पा रहा है इन कंपनीज को? इन सारे सवालों के तह तक जाने के लिए जरूरी है कि हम महाराष्ट्र और गुजरात की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन सारे एस्पेक्ट्स को इंटेलेक्चुअली कंपेयर करें। इन सारे सवालों के तह तक जाने के लिए जरूरी है कि हम कुछ चीजों पर चर्चा करें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। Days ahead of Prime Minister's inauguration of the Tata Airbus project in Vadodara, a political war has erupted. Opposition in Maharashtra has blamed the Shinde-Fadnavis for losing yet another project to Gujarat, including the Vedanta Foxconn project. India's number one investment destination is the modal factor influencing business decisions and taking investment to Gujarat. दोस्तों, महाराष्ट्र करंटली इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। इसकी जीएसडीपी 2030-24 के डेटा के अकॉर्डिंग 40,44,251 करोड़ रुपीस है, और महाराष्ट्र इंडिया के जीडीपी में अकेला 13.9% का कंट्रीब्यूशन करता है। महाराष्ट्र के जीएसडीपी के 16% एग्रीकल्चर, 24% मैन्युफैक्चरिंग से और 7% सर्विसेज से आता है। सर्विसेज महाराष्ट्र के इकोनॉमी का मेजर कंट्रीब्यूटर है, और इस सर्विस सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज। ऐसा क्यों? क्योंकि मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, और ये इंडिया के मेजर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और स्टॉक एक्सचेंज का हब है, जिससे इस सेक्टर की विगरस ग्रोथ हुई है। इसने स्टेट के इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र आईटी सर्विसेज का हब बनता जा रहा है। सिटीज लाइक पुणे और मुंबई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का प्रोमिनेंट सेंटर बनता जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सर्विसेज ने एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट सेक्टर में भी मेजर कंट्रीब्यूट किया है। इसलिए महाराष्ट्र पूरे इंडिया के 20% सॉफ्टवेयर अकेला एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा इस स्टेट की टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी वेल डेवलप्ड है। महाराष्ट्र तमिलनाडु और गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज वाला स्टेट है। महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का लीडिंग स्टेट है, और वैल्यू के हिसाब से 35% अकेला कंट्रीब्यूट करता है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसी कंपनीज इस स्टेट में सिग्निफिकेंटली ऑपरेट करती है। ऑटोमोबाइल के अलावा ये रजी फार्मास्यूटिकल कंपनीज का भी घर है, और स्टेट की इकोनॉमी में भी इसका सिग्निफिकेंट रोल है। महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ यूएस एफडी अप्रूव्ड प्लांट्स एंड यूनिट्स अवेलेबल है। इसके अलावा महाराष्ट्र टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग में भी लीडिंग स्टेट है, और महाराष्ट्र के पास स्किल और इंडस्ट्रियल लेबर का लार्ज मैन पावर सप्लाई है। जून 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम भी 2,77,603 रुपीस है, जो इंडिया के 2,23,000 से ज्यादा है। महाराष्ट्र 2023-24 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बार फिर से टॉप डेस्टिनेशन बना है। इस स्टेट ने अकेले 1,25,101 करोड़ रुपीस की एफडीआई को रिसीव्ड किया है, जो गुजरात और कर्नाटक के मिलाके भी ज्यादा है। महाराष्ट्र के पास देश की फाइनेंशियल कैपिटल और एंटरटेनमेंट कैपिटल मुंबई है, जो धीरे धीरे इमर्जिंग टेक कैपिटल भी बन रही है।
महाराष्ट्र के कहानी के बाद अब देखते हैं गुजरात की कहानी को। गुजरात की जीएसडीपी 24,64,000 करोड़ रुपीस की है। 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग 20% एग्रीकल्चर से, 45% मैन्युफैक्चरिंग से और 35% सर्विस सेक्टर से आता है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो गुजरात में केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के 62% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन और 35% केमिकल प्रोडक्शन अकेले गुजरात करता है। गुजरात की दूसरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री टेक्सटाइल है। इंडिया का 37% कॉटन गुजरात से आता है। इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट का 28% गुजरात से आता है। इसके अलावा यह पर 30,000 से भी ज्यादा फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो कि बताते हैं गुजरात का फूड प्रोसेसिंग सेक्टर काफी स्ट्रांग है। इसलिए गुजरात डेयरी प्रोडक्ट्स का वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। यही नहीं, गुजरात में 9% ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है। पिछले कुछ समय से गुजरात सर्विसेज सेक्टर में भी काफी एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें सबसे मेजर एक्सपेंशन सास यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में कर रहा है। दोस्तों, दोनों स्टेट के इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल स्टेट्स बताते हैं कि दोनों स्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन जब जीएसडीपी की बात आती है तो गुजरात महाराष्ट्र से काफी अच्छा कर रहा है। महाराष्ट्र की इकोनॉमी ग्रोथ रेट 7.6% से ग्रो कर रही है, लेकिन गुजरात 2024 के एंड तक 10.5% ग्रोथ रेट को रजिस्टर करेगा, जो कि इंडिया के एवरेज से काफी आगे है। तो देखिए, ये था दोनों राज्यों के बीच एक इकोनॉमिक कंपैरिजन। इसमें हम देख सकते हैं कि दोनों स्टेट्स काफी क्लोजली कम्पीट करते हैं। पर दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को आज के टाइम पे महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने के लिए मजबूर किया है। पर क्या हैं वो रीजंस? दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे बहुत रीजंस हैं। पहला, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इन्वेस्टर्स को यह एश्योरेंस मिलती है कि उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा और पॉलिटिकल लैंडस्केप तेजी से चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज होगा तो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी चेंज होगी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। दूसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाती है, और यह कंसिस्टेंसी इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट से सिविल अनरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करता है और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एकदम ऑपोजिट रही है। एक तरफ है गुजरात, जहां 4 मार्च 1998 से एक ही पॉलिटिकल पार्टी पावर में रही है। वहीं दूसरी तरफ है महाराष्ट्र, जो ना चाहते हुए भी आए दिन पॉलिटिकल उथल पुथल का शिकार रहा है। जिस गुजरात मॉडल की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने से की थी, उसी मॉडल को 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बाकी चीफ मिनिस्टर ने कैरी फॉरवर्ड किया। 2019 तक महाराष्ट्र में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, जहां पहले 1999 से लेकर 2014 तक कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट ने रूल किया, और फिर डीओएच 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी और शिवसेना की गवर्नमेंट ने फुल टर्म कंप्लीट किया। लेकिन 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति ने एक नई करवट ली। शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे द्वारा लीड की जाने वाली कोalition गवर्नमेंट महाविकास अघाड़ी के अगेंस्ट मोर्चा खोल दिया। एकनाथ शिंदे के साथ बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स पहले गुजरात के सूरत में रिलोकेट हुए और फिर असम में गुवाहाटी चले गए। ये ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस बनाना चाहता था। हालांकि बीजेपी हमेशा से महाराष्ट्र में शिवसेना की स्ट्रॉन्ग पार्टनर रही है, लेकिन 2019 में ये पार्टनरशिप फेल हो गई और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और इंस्पी के साथ मिलकर नया अलायंस बना लिया था। टेंशन बढ़ने के बाद ठाकरे के अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और उन्होंने 29 जून डीओएच 2022 को रिजाइन कर दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। मगर महाराष्ट्र की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजित पवार ने चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छा जाहिर की और फिर एनसीपी के भी 2 टुकड़े हो गए। अब इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते महाराष्ट्र की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने सफर किया, जबकि गुजरात को स्टेट लेवल पे और इंडिया को सेंटर लेवल पर सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है।
और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट एक सिंगल यूनिट की तरह फंक्शन कर पाती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो सेक्टर है जिसमें दोनों स्टेट्स के बीच मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, रतन टाटा का एम्बिशियस नैनो कार प्रोजेक्ट। तो आपको याद होगा इस गाड़ी को वो हर आम आदमी की घर में देखना चाहते थे और उसका प्लांट वो वेस्ट बंगाल के सिंगूर में सेटअप करना चाहते थे, लेकिन इस प्लांट के खिलाफ प्रेजेंस ने खूब विरोध किया और नतीजा अगस्त 2008 में रतन टाटा ने सिंगूर में यह प्लांट लगाने का आइडिया कैंसिल कर दिया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को अपने स्टेट में प्लांट सेटअप करने के लिए इनवाइट कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गुजरात में प्लांट सेटअप करना इतना इजी था कि नैनो डील सिर्फ 15 दिन में रैप अप हो गई थी। इसके अलावा गुजरात गवर्नमेंट ने टाटा को और बहुत सारे कंसेशन दिए, जैसे 9,577 करोड़ का सॉफ्ट लोन, वो भी सिर्फ 0.1% सैंक्शन कर दिया था। 2020 में यूनियन गवर्नमेंट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गुजरात 10वें स्थान पर था। इस टाइम पर महाराष्ट्र की रैंकिंग 13 थी, लेकिन 2022 में गुजरात 8 पोजीशन की जंप लेते हुए सेकंड रैंक पर पहुंच गया, जबकि महाराष्ट्र अभी भी टॉप अचीवर्स कैटेगरी से बाहर है। दोस्तों, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, गुजरात बहुत सारे स्टेप्स लिए है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करता है। 2017 में गुजरात में सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट लाया गया, जो नए बिजनेस को इजीली एस्टेब्लिश करने में मदद करता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एजेंसी फैसिलिटेशन को भी स्ट्रॉन्ग किया गया। 2019 में गुजरात एमएसएमई एक्ट लाया गया, माइक्रो, मीडियम और लार्ज बिजनेस के ऑपरेशंस को इजी कर सके। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया गया। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से गुजरात में एक बिजनेस को रिसीव करने के लिए 2 दिन लगते हैं, जबकि नेशनल एवरेज 15 दिन है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के कैपिटल मुंबई में बिल्डिंग परमिशन को अप्रूव करने के लिए 60 डेज लगते हैं, लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसके कुछ रीजंस है। पहला, हाई कॉस्ट। महाराष्ट्र में बिजनेस सेटअप करने की कॉस्ट ज़्यादा है। बिजनेस को स्टार्ट और ऑपरेट करना बहुत कॉस्टली है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जमीन के दाम भी रिलेटिवली काफ़ी हाई है। दूसरा, महाराष्ट्र में एग्जिस्ट करने वाली रीजनल डिस्पैरिटी। मुंबई और पुणे में अर्बन सर्विसेज काफ़ी अच्छी है, लेकिन बाकी रूरल एरिया में ये सर्विसेज अच्छी नहीं है। इस अनइवन डेवलपमेंट में बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस लिस्ट में महाराष्ट्र गुजरात से काफ़ी आगे है। 2022 से 2023 में गुजरात को 60,600 करोड़ रुपए की FDI रिसीव हुई और सिर्फ 2 साल में गुजरात का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 200% से ग्रो किया। जबकि पिछले 5 साल की बात करें तो अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2024 से गुजरात में 2.99 लाख करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। लेकिन इसी टाइम पीरियड में महाराष्ट्र को 5.32 लाख करोड़ रुपीस की FDI मिली है। 2019-20 में जब महाराष्ट्र में पावर का शिफ्ट हुआ तो महाराष्ट्र का टोटल FDI था 77,389 करोड़, जो गुजरात के FDI से 80% ज़्यादा था। इसके अलावा एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 से 26 तक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $1 ट्रिलियन का हो जाएगा, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप रीजन्स होंगे। ये नहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के पास इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कमी की वजह से महाराष्ट्र इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पा रहा है। इसके चलते कई प्रोजेक्ट्स गुजरात की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों, भले ही हम इन दोनों स्टेट्स को आमने सामने खड़ा हुआ पाते हैं, इन दोनों स्टेट्स के लीडर आपस में उलझे हुए रहते हैं, पर दोनों स्टेट्स में एक हेल्थी कंपटीशन चल रहा है और ये अल्टीमेटली दोनों स्टेट्स और भारत के बीच डिबेट्स, डिस्कशन, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट के बारे में बातचीत होना ज़रूरी है और वो अच्छा भी है। लेकिन टू मच पॉलिटिक्स होना कहीं ना कहीं दोनों स्टेट्स की ग्रोथ को हैम्पर करेगा। एट द एंड ये वीडियो भले ही महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में है, पर आप भारत की किसी भी राज्यों से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इन दोनों ही राज्यों से सीखना चाहिए। ये दोनों ही राज्यों ऐसे क्या कदम उठा रहे हैं जिससे इंडस्ट्रीज इनकी तरफ काम करने के लिए पुश करती है और वोट भी उसी आधार पर दें। और ये कदम न सिर्फ एक स्टेट के लिए अच्छा है, बल्कि ये हमारे प्यारे भारत के $10 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को पूरा करने के लिए भी है।